अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। भारत के साथ कशीदगी और मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी सियासी जमातों को ब्रीफ करेंगे। तहरीक इंसाफ ने इस अहम तरीन मुल्क की सलामती के मामले पर भी मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अपनी सियासत को ही तरजीह दी है और इस इजलास का, जहां पर अभी ब्रीफिंग हो रही है, इसका बॉयकॉट करते हुए APC बुलाने का मुतालबा किया है। कल नाज़रीन ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं, जहां उनकी अहम मुलाकातें होंगी। ऐसी इत्तलात भी आ रही है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के बाद भारत भी जाएंगे। आज पाकिस्तान ने ख़ित्ते की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल को बाज़ाब्ता ब्रीफिंग देने का भी फ़ैसला कर लिया है और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे को हिदायत की है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम करें। इसी दौरान मोदी अपनी बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहान से मुलाकातें कर रहा है। इससे ये लगता है कि वो अब भी जंगी तैयारियों में मसरूफ़ है। इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आज 10 मेहमान प्रोग्राम में शिरकत करें। आगाज़ में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब वज़ीर दिफ़ा हैं। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आपके वक्त की। ख्वाजा आसिफ साहब, सबसे पहले तो सर, ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, ब्रीफिंग का आगाज़ हो गया है, दीगर जमातें मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के इस इजलास का, इस ब्रीफिंग का बॉयकॉट किया है। कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? देखिए, मैं समझता हूँ जो मेरी दानिश में एक कौमी मसले के ऊपर उसको इमरान खान की रिहाई के साथ जोड़ना जो है, ये कोई हुबुल वतनी की बात नहीं है। जब अभी नंदन वाला वाक़या हुआ था तो उस वक़्त पुलवामा वाला, उस वक़्त भी सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी जी, और हमारी तकरीबन बेशतर लोग जो हमारी लीडरशिप पे थे वो कैद में थे, और लेकिन हमने बिल्कुल पार्टिसिपेट किया। इमरान खान ने नहीं पार्टिसिपेट किया बिकॉज इट डिडंट वांट टू सिट विद अस, तो हमारे साथ बैठना नहीं चाहता था, लेकिन हमने वो अटेंड की क्योंकि कौमी मसला है। उसके साथ अटैच करना तो ये एक जाहिर करता है कि ये इमरान खान के बाहर आने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। मुल्क की और कौम की जो इस वक्त सलामती का मसला है उसमें कम इंटरेस्टेड है। तो मेरी तो यही इंटरप्रिटेशन है कि ये इस मसले को भी अपनी ज़ाती अगराज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त जो है वह हुबुल वतनी की या वतन से मोहब्बत की या वतन की हिफाजत की, इन सारे फैक्टर्स को सामने रख के फैसला होना चाहिए। इमरान खान का जेल में रहना या इमरान खान का जेल से बाहर आना, ये अदालती मामला है, उसको ना बनाएं। ये चीज उनको हॉन्ट करेंगी जी। ये इसकी बाज़गश्त जो है इसमें मुस्तकबिल में भी जो है उनको ये तंग करेगी, उनको ये हॉन्ट करेगी। अफसोसनाक है सर, ये सारी चीज़ें ना ख्वाजा साहब इस वक्त रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही हैं। अब आज जो इस वक्त ब्रीफिंग हो रही है सर, इसमें एक तो मौजूदा जो हालात हैं वो भी बताए जा रहे हैं और साथ साथ क्या तजावीज़ भी ली जाएंगी दीगर सियासी जमातों से सर? देखिए, मैंने ये तजावीज़ जो है डेफिनेटली वो दे सकते हैं, क्यों नहीं। जो एक लीडरशिप है, लीडरशिप वो तजावीज़ देंगे, बिल्कुल इनकॉर्पोरेट किया जाएगा जो भी स्ट्रेटेजिक या विज़ावी इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं इन्वॉल्व जो हुए हैं सारे क्राइसिस में, उसको बिल्कुल ये उनकी मुशावरत के लिए ही तो उनको बुलाया गया ताकि वो मशवरे दें। सर, 2 रोज पहले आपने अपने इंटरव्यू में ख्वाजा साहब कहा कि अगर ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसका पानी अगर रोकने की कोशिश की गई भारत की तरफ से तो जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा होगा उसको तबाह कर देंगे। लेकिन सर, वाटर कमीशन की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक भारत पहले से ही पाकिस्तानी दरियाओं पर 3 डैम्स बना चुका है। तो क्या हम इसके लिए भी कुछ सोच रहे हैं ख्वाजा साहब? नहीं, जो उन्होंने बनाए हुए हैं, अगर मेरी यादाश्त काम करती है, वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो अभी तक मेरा ख्याल है कि मैं लेटेस्ट मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्योंकि ये रतले कृष्णगंगा वगैरह इनमें ज़रूर कोई माइनर वायलेशन हुई होंगी, लेकिन वो ये इंडस वाटर अभी तक जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना
अभी तक मामला तो उसके मुताबिक चल रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई लंबी वायलेशन या कोई इस किस्म का वाशगाफ तरीके से उन्होंने इस ट्रीटी की माजी के अंदर कहीं वायलेशन की हो। सर, ईरानी वजीर खारजा बड़े इंपॉर्टेंट दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं और फिर उसके बाद वो इंडिया भी ऑब्वियसली जाएंगे। पहले खबरें आ रही थी कि उनकी जानिब से सालिसी की पेशकश भी की गई है, तो क्या सर इसी हवाले से कोई पैगाम लेकर आ रहे हैं? लाजमी तौर पर उनके जहन में कुछ सजेशन होगी इस टेंशन को कम करने के लिए। जो है वो जो इंडिया भी आपने बताया कि वो जा रहे हैं और पहले पाकिस्तान आ रहे हैं। ईरान हमारा हमसाया है, बरादर मुल्क है, हमारा उनके साथ एक तारीखी रिश्ता है, जज्बाती रिश्ता है। तो लाजमी तौर पे लेकिन इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। maybe it can play some role in bridging the present situation. मैं समझता हूँ कि ये ब्रॉडर अगर इसको एफर्ट को किया जाए, जिस तरह मैं मुख्तलिफ बात पेश करता रहा हूँ, तो ये ऑफर जो है पाकिस्तान की कि इसको इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट किया जाए। मेरा ख्याल है ईरान को भी इसको परसू करना चाहिए, जब वो हिंदुस्तान जाएं कि जी इन्वेस्टिगेशन कराएं। और पाकिस्तान का एक ऑफर है, उसमें दुनिया जो है उसकी तारीफ कर रही है उस ऑफर की जो शबाब इसने की है। तो ये मेरा ख्याल है हाल ही मौजूदा क्राइसिस का जो है वो यही है कि इसकी इंडिपेंडेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो जाए, करा ली जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पता लग जाएगा कि कौन कहाँ पे खड़ा है। खालिद साहब, न सिर्फ दुनिया तारीफ कर रही है बल्कि खुद कोशिश भी करी है, जैसे स्विट्जरलैंड की तरफ से कहा गया कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा लें और उसके लिए वो तैयार है। सर, मोदी मुसलसल अभी सरबराहों से मिल रहा है फ़ज़ाइया के, नेवी के, तो अभी आपने कुछ दिनों पहले कहा था कि खतरा अभी टला नहीं है, तो ये खतरा अभी भी मौजूद है या टल गया है ख्वाजा साहब? ये बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं कहूँ कि वक्त गुजरने के साथ जो नताइज जो इन्होंने एक्सपेक्ट किए थे, ये ड्रामा के मोदी ने, वो नताइज उनको नहीं मिले। इस सिचुएशन में वो डेस्परेट हो सकते हैं और इसका बिल्कुल इम्कान मौजूद है कि वो डेस्परेट हो गए, कोई ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट करें जो जिसके ऊपर जंग मुसल्लत की जाए पाकिस्तान पे। और इंशाल्लाह ताला अगर जंग हम पे मुसल्लत की जाए तो पछताएंगे, बहुत पछताएंगे भी, हिंदुस्तान वाले भी, मोदी भी। ख्वाजा साहब, रशिया में पाकिस्तानी एम्बेसडर ने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है सर। कह रहे हैं अगर जंग छिड़ जाती है, जंग होती है, तो रिवायती हथियारों के साथ एटमी हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सर, तो क्या पाकिस्तान इस तरफ सोच रहा है? मैं कोई स्ट्रेटेजी पे बात नहीं कर सकता, गुरेज करूंगा उससे। लेकिन जिस किस्म का वहाँ से इनिशिएटिव लिया गया है इंडिया की तरफ से, उसी किस्म का रिस्पांस आगे से आएगा। थोड़ा ज्यादा ही होगा उससे जो है, अगर वो कहीं 10 का जो है वो इनसे तक जो है वो जाते हैं, तो हम तो 12-14 पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये किसी को ये इसके बारे में कुछ शक नहीं होना चाहिए। ठीक। लेकिन लेट्स होप के जो है जो एटॉमिक जो है ऑप्शन जो है तो कोई भी ना इस्तेमाल करे। हम तो ये इनिशिएटिव इस किस्म का नहीं लेंगे, लेकिन हमारी जो है एक इतना ज्यादा हेजेमोनिक जब हम साया हो, इस किस्म की जो है जमानत जो है, एक न्यूक्लियर जमानत जो है, एटमी जमानत जो है, वो हमारे पास है। खालिद साहब, अब तक जो महाज हमारे सामने आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हो रहे हैं, वो चाहे सिफारती महाज हो, चाहे बयानिए का महाज हो, और फिर टेक्नोलॉजी का महाज कि हमने पहले ड्रोन उतार लिए, फिर उसके बाद राफेल तैयारों के हवाले से भी खबरें आई, उनको भी हमने फिर जैम कर दिया अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से। तो सर, इसमें चाइना की मदद हासिल थी हमें?
देखिए, मैं टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी में बिल्कुल अपडेट है और किसी से भी पीछे नहीं है, बल्कि 4 कदम आगे होंगे। और ये मॉडर्न जो जंगें हैं ये टेक्नोलॉजी से ही लड़ी जाएंगी। अब ग्राउंड फोर्सेस की अहमियत अपनी जगह मौजूद है, नेवी की, एयरफोर्स की, लेकिन जब तक टेक्नोलॉजी इसमें इन्फ्यूज ना हुई हो तो आप हैंडीकैप रहते हैं। लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी का बिल्कुल एज है और ये जो राफेल तैयारे या कुछ और जो है उनके उड़ाने के लिए दिल गुर्दा भी तो चाहिए। वो कहाँ से बंदे लाएंगे जिनके दिल गुर्दे होंगे, तो चाय भी कप पी के वापस चले जाते हैं। ठीक। ख्वाजा साहब, ये फरमाइएगा, सलामती काउंसिल इजलास बुलाने के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, तो क्या हमने बाकायदा इस हवाले से दरख्वास्त दे दी है? ये भी बता दीजिएगा कि कब तक इजलास बुलाया जाएगा। और सर, जो इसमें ब्रीफिंग दी जाएगी उसमें वो तमाम सबूत और शवाहिद जो वसी तादाद में हमारे पास मौजूद हैं भारत के खिलाफ, वो भी पेश किए जाएंगे सर? जी बिल्कुल है। ये जाफर एक्सप्रेस का जो है सबसे रिसेंट वाकया है और जो सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जाता है इस मसले के ऊपर, मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त क्या कोई कंक्लूड हुआ है इजलास बुलाना या नहीं हुआ, लेकिन जब बुलाया गया तो तमाम तर सबूत जो है पेश किए जाएं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर दिफा बात मौजूद थे, बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि अगर वहाँ से 10 कदम कुछ किया जाता है तो फिर यहाँ से 12-14 से भी ज़्यादा का जवाब आएगा। तो अभी भी वक्त है, भारत मोदी संभल जाए। तो नाज़रीन, नरेंद्र मोदी की सियासत मुसलमानों से नफरत पर कायम है। इलेक्शन जीतना हो, कोई कानून मंजूर करवाना हो, सियासी मुखालिफिन को नीचा दिखाना हो, मोदी हर काम के लिए आगाज़ से अंजाम तक सिर्फ एक हथियार का इस्तेमाल करते हैं और वो है मुसलमान। कभी हिंदुओं को डराकर, कभी मसाजिद को गिराकर, कभी अखंड भारत का नारा लगाकर, तो कभी अपने ही हम वतन और हम मजहब हिंदुओं को मारकर। मोदी बॉलीवुड फिल्म्स की तरह मुसलमानों को विलन और दहशतगर्द बनाकर पेश करते हैं। मुसलमानों से नफरत का आलम यह है कि मोदी आज तक मुसलमानों को हिंदुस्तान का शहरी तक तस्लीम नहीं कर पाए हैं। इसीलिए आज से ठीक 1 साल पहले मोदी अपने इंतखाबी मुहिम की तकारीर में मुसलमानों को घुस बैठिए करार दे रहे थे और साथ ही हिंदुओं को डरा रहे थे कि अगर उन्होंने अपना वोट मोदी को नहीं दिया तो उनके मुखालिफ जीत कर हिंदुओं की दौलत मुसलमानों में तकसीम कर देंगे। लेकिन आज हिंदुओं की जायदादें और ज़मीनें ये तो बिल्कुल महफूज हैं, लेकिन मोदी ने वक्फ बिल मंजूर करवाकर मुसलमानों की मसाजिद, मदारस, मज़ारात और वो ट्रस्ट जो मुस्लिम आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं, उनकी ज़मीनों को हथियार बनाना शुरू कर दिया है। मुसलमानों की ज़मीनें हथियार हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ मोदी सिर्फ अपनी ज़बान से ही जहर नहीं उगलते हैं, बल्कि उन्होंने गोदी मीडिया की सूरत में एक पूरी न्यूज़ इंडस्ट्री मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए खड़ी की हुई है, जो 24 घंटे मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत उगलती है। मिसालें तो हज़ारों दे सकती हूँ मैं, लेकिन सिर्फ चंद मिसालें आपके सामने रखती हूँ कि कैसे भारतीय मीडिया मुस्लिम दुश्मनी में कहे गए मोदी के एक एक लफ्ज़ को हूबहू नफरत उभारने के लिए इस्तेमाल करता है। और नाजरीन, इसी तरह का किरदार फिर गोदी मीडिया ने पहलगाम हमले में भी अदा किया, जहां मौके से फ़ायदा उठाते हुए नफरत का प्रचार किया गया। ऐनी शाहिदीन से मुसलमान और पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दिलवाने की कोशिशें की गईं। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान में पूरा माहौल बनाया गया है। मुसलमानों और कश्मीरियों के साथ साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा एक सोची समझी मुहिम लॉन्च की गई है। शहर शहर सब्ज़ हिलाली परचम की तौहीन करवाने की कोशिश हुई है। मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ मनाजर के कैसे हिंदू इंतहा पसंदों ने पाक सरजमीन के परचम को सड़कों पर बिछाकर तौहीन की कोशिश की, लेकिन शायद भूल गए थे मोदी साहब कि उसका उठाया हुआ हर कदम भारतीय मुसलमानों के दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत को बढ़ा रहा है। उन्हें ये भी परवाह नहीं है कि कल उनके साथ होगा क्या, लेकिन वो सब्ज़ हिलाली परचम की तौहीन होने देने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। ये दिखा देती हूँ मैं आप। नौबत नाजरीन यहाँ तक पहुँच गई है कि मोदी के पुजारी अब स्कूल्स के बच्चों तक से डर रहे हैं। पाकिस्तानी परचम से मोहब्बत करने वालों को स्कूल से निकलवाया जा रहा है। इतनी नफरत, इतनी मुश्किलात और इतने ख़तरात के बावजूद वहाँ के मुसलमान डट कर खड़े हुए हैं।
मोदी के सामने, उसके उन भक्तों के सामने, गोदी मीडिया के सामने, आरएसएस के सामने बच्चे भी ऐसे हौसलामंद हैं कि देखकर बड़े भी शर्मा जाए। मुझे यकीन है नाजरीन, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और उस सुबह में मैं हूँ या ना हूँ, आप हो या ना हो, लेकिन हक का जो कलमा है वो ज़रूर गूंजेगा। मज़ीद बात करने के लिए सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब भी साथ मौजूद होंगे और साजिद तारड़ साहब भी, जो कि सरबराह हैं मुस्लिम्स फॉर ट्रंप के, मुझे ज्वाइन करेंगे। मैं आप तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। कामरान साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, आज बड़ी अहम ब्रीफिंग हो रही है, सियासी क़यादत को ब्रीफिंग दी जा रही है। जमीयत के कौन से लोग शामिल हैं और क्या वहाँ तजावीज़ भी दी जा रही हैं आपकी तरफ से? मुझे खुद भी इस सिलसिले में जो टेलीफोन मैसेज था, मुझे टेलीफोन भी आया था और साथ मैसेज भी आया था कि आप उस ब्रीफिंग को अटेंड करें। मैं कोयटा में हूं, तो वो फिर पहले अगर थोड़ा सा पहले पता होता तो मैं आ भी जाता इसके लिए, या मैं आया कल हूं, फिर पहले से मजीद एक दिन पहले पता चल जाता तो मैं फिर ना आता, कोयटा ना आता और उसको अटेंड कर लेता। तो मौलाना साहब तक हुआ होगा रब्ता, फिर उसके बाद यकीनन वो जो है ना कोई साथी हमारे होंगे, हैदरी साहब या उस तरह से उनके लेवल के लोग, यकीनन वो उसमें शिरकत करेंगे। तो तजावीज़ तो उसमें देखिए, ये मामला तो स्ट्रेटेजिक है और उसमें जाहिर है, उसमें चूँकि मामला तो फौजी इसको संभाल पाएगी अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी, बिल्कुल पूरी पार्टी उलमा इस्लाम पाकिस्तान जो है वो रियासत के पीछे, हुकूमत के पीछे इस मामले में अपने इख्तिलाफात को, हर तरह के इख्तिलाफात को बुला के खड़ी है। और अगर खुदा बड़ी इम्पोर्टेंट कोई ऐसी बात हुई तो हम जो भी मुमकिन तरीका होगा वो उसमें हम साथ होंगे और कोई हमारा इसमें इस कतन कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। और जब तक ये इशू है, बड़ी इम्पोर्टेंट बात की आपने। मैं आपका राब्ता बहाल करवाने की दोबारा कोशिश करती हूँ। शायद सर कोई इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से आपकी आवाज़ मुझ तक सही नहीं पहुँच पा रही है कामरान साहब, लेकिन आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं सर कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो जमीयत उलमा इस्लाम एफ ये हुकूमत के पीछे, इदारों के पीछे खड़ी हुई है, पाकिस्तानी आर्मी, पाक फौज के पीछे खड़ी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात करें। फिरदौस शमीम नकवी साहब एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुझे ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया आपका सर। ये इस वक्त सियासत का वक्त नहीं है, लेकिन मुझे पूछते हुए भी बड़ी तकलीफ हो रही है। इससे पहले जाफर एक्सप्रेस का मामला था, उस वाले में मीटिंग में भी आप लोगों ने शिरकत नहीं की थी, आज भी ब्रीफिंग में शिरकत नहीं की है। अच्छा नहीं होता सर कि आप लोग वहां पर जाते, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो शेयर करते, लेकिन आप उस प्लेटफॉर्म पे होते तो एक यकजहती का पैगाम जाता है सर। मेरे ख्याल से हमने यकजहती का प्रोग्राम पूरी कौम को दिया हुआ है, हमारा स्टैंड सबको पता है। ये बहुत ही नॉन सीरियस एटीट्यूड है करंट गवर्नमेंट का कि लुक हु इज गिविंग द ब्रीफिंग। तारड़ साहब क्या हैं हुकूमत में? प्राइम मिनिस्टर को जब तमाम पार्टीज को दावत दी जाती है तो उनकी इज्जत और तकरीम के ज़्यादा उसकी सीरियसनेस दिखाने के लिए हुकूमत लेवल का नुमाइंदा आता है। ना हुकूमत से हाईएस्ट लेवल का नुमाइंदा आया, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोथ वर एब्सेंट, डिफेंस मिनिस्टर वो भी अवेलेबल नहीं थे। अगर सिर्फ इस वक्त एक मोशंस को पूरा कर रही है हुकूमत तो वी डोंट वांट दिस। हम तो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, फिरदौस साहब अगर नेशनल क्राइसिस है, चीफ साहब ब्रीफिंग देने आ जाते, वजीर आजम साहब ब्रीफिंग देने आ जाते। 30 सेकंड इफ यू अलाउ। द क्वेश्चन इज, जिस मुल्क का जो पार्टी इन पावर है उसके हेड का अभी तक कोई बयान नहीं आया, प्राइम मिनिस्टर का कोई बयान नहीं आ रहा, तो टोटल खामोशी है। ये काम असेंबली के अंदर डिस्कशन होना चाहिए, अगर सही मानों में ब्रीफिंग चाहिए और डिबेट चाहिए, वो भी नहीं हो रहा। वाई आर वी गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स? इससे कि गैर जमहूरी सेटअप है, फॉर्म 47 का सेटअप है,
जब तक इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर और उसकी इनपुट क्यों नहीं ले रहे, और वो भी वो जिसने माजी में साबित किया था ऐसे ही क्राइसिस को कैसे चले आपकी मैं सारी बातों को, सर आपके 30 सेकंड हो गए, मैंने आपकी बात बड़ी गौर से सुनी है, लेकिन फिरदौस साहब सवाल ये है कि मैं आपकी सारी बातों को सही मान लेती हूं, लेकिन आपके दौर में जिस वक्त इस तरह की कोई भी सिचुएशन होती थी, कौमी सलामती के इजलास हो या किसी भी मामले की कोई ब्रीफिंग हो, तो इदारे आकर जो है वो ब्रीफिंग दे रहे होते थे, वजीर आजम खुद मीटिंग्स का हिस्सा भी नहीं होते थे। तो उस वक्त आपकी राय ये क्यों नहीं थी सर? क्या उस वक्त भी ये नॉन सीरियसनेस थी जो आज आपको लगती है? जी, मैं पहली चीज देखिए, क्वेश्चन है कि ब्रीफिंग किसने दी थी? बाजवा ने दी। ब्रीफिंग में कौन कौन मौजूद था? असेंबली में हुई थी। हम तो कह रहे हैं पार्लियामान के अंदर है, रखे, हमारे तमाम कैबिनेट के लोग मौजूद थे, सीनियर मिनिस्टर्स भी मौजूद थे। एंड लेट्स नॉट कंपेयर, टू रॉन्ग नेवर मेक अ राइट। किरण, जिंदगी में इस मुल्क को बाहर निकलना है इससे, जितनी पामाली जमहूरियत ये ठीक है कि आप उसे भी आप उस वक्त जो हो रहा था आप उसे भी गलत मान रहे हैं, तो फिर समझ आता है सर। सर आप लोगों की तरफ से अब बात की जा रही है एपीसी के हवाले से, तो क्या ये भी उसमें फिर मशरूत आपकी शिरकत होगी कि अगर उसमें इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए अगर लाया जाता है तो फिर ही आप लोग उस एपीसी का हिस्सा होंगे, या फिर अगर आपकी बात मान ली जाती है तो बगैर इस शर्त के आप लोग एपीसी का हिस्सा होंगे? देखिए, पहली चीज ये कि एपीसी बुलाई क्यों जा रही है? तमाम पार्टी से मशावरत करने के लिए। पीटीआई के अंदर इस वक्त और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर, जिसकी लेटेस्ट सर्वे में 90% की पॉपुलैरिटी आई है, तो आप मुझे बताइए कि ऐसे आदमी को आप दूर रखना चाहिए? कौमी मफाद का मामला चल रहा है, अगर लोगों का शऊर इस बात को मानता है कि हाँ जी ऐसे शख्स को रखा जाए, वो भी कैसे कैसे केसेस में कैसी कैसी सजाएं देखे, जो चीज़ों की सजा और किस लेवल के कोर्ट ने सजा दी हुई है, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है। वो अलकादर ट्रस्ट का तो केस डिस्कस करने लगूंगा तो फिर आपके प्रोग्राम के मौजू से हट जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के अवाम समझदार हैं। वो सारा पैसा जो है अब शहबाज शरीफ साहब खुद यूनिवर्सिटी में लगा रहे हैं। मैं सर आपको एक बात बताऊं, वो अहम तरीन जरिए कटिंग्स आप लोग खुद शेयर कर रहे होते हैं। अभी जो आपने ये पॉपुलैरिटी की बात की, तो पिछले 2-2.5 हफ्तों से जब से ये सारा मामला चल रहा है, उस वक्त किसकी क्या पॉपुलैरिटी है, तो उन्हीं जरीदों में से आपको पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। आप साथ ही मौजूद रहिएगा, इस बात का जवाब आपसे लूंगी। कामरान साहब भी साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात को कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। कामरान मुर्तज़ा साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान, दोनों साथ ही मौजूद हैं। कामरान साहब, आपने अपने हवाले से तो बताया कि आपकी जमात जो है वो क्या सोच रही है इस वक्त मौजूदा हालात में, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करती हूँ तो पहले हमने देखा था कि जाफर एक्सप्रेस के हवाले से भी इसी तरह से कौमी सलामती की मीटिंग हुई, उसका भी बॉयकॉट किया। अब आज बाकायदा सियासी जमातों को ब्रीफिंग दी जा रही है, उसका भी बॉयकॉट किया। क्या कहेंगे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? उनके अपने ग्रीवेंसेस उनकी अपनी जगह पर, लेकिन सर ये वक्त नहीं है शायद, ये यकजहती और सलामती के लिए मिल बैठने का वक्त है? देखिए, फैसला तो उन्होंने करना है, मगर बतौर पॉलिटिकल वर्कर जब इवन अपोजिशन लीडर की सेनेट में स्पीच थी भी, तो मैं तीसरी रो में बैठता हूँ, तो वो पहली रो में बैठते हैं। वो मैं यही तबसरा कर रहा था कि जो कुछ हिंदुस्तान के बारे में तो हम उनको जो प्रॉपर जवाब दें, मगर अपनी पार्टी का रोना जो है ना इस वक्त हमारा बनता नहीं है, या अपने इख्तलाफात को लेके चलना वो नहीं बनता। हम तो इस वक्त जो है ना वो मुल्की हालात का तकाजा ये है, या हमारी हुब्बुल वतनी का तकाजा ये है कि हम गैर मशरूत तौर पे हम कहें कि हम हमायत करते हैं, हम रियासत के साथ खड़े हैं, हम फौज के साथ खड़े हैं, हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। हमारे इख्तलाफात बाद में हल होते रहेंगे, नहीं भी होंगे तो ठीक है, हमने अपनी बात रखी हुई है। नहीं भी होंगे, बहुत सी बातें जो है ना उनको वो रिजॉल्व नहीं होती है, तो इट्स ओके। मगर यहाँ पे जहाँ पे मुल्क की सलामती का मसला है, वो उसमें सिर्फ मुल्क है और वही सबसे पहले जी, सारे मामला फिर वहाँ पर सेकेंडरी हो जाते हैं। सर, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी क्या यही तजवीज़ है हुकूमत को कि इस मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली जाए?
जमीयत इसमें हर तरह से, पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब शायद सबसे पहले जो ना फ्रंट फुट पे आए और उन्होंने आके ये कहा कि हम हुकूमत के साथ हैं, हम रियासत के साथ हैं, और इस मामले में जो ना इवन कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट्स किसी किस्म की भी जो ना वो जहाँ पे जो है वो हुकूमत की या रियासत की चाहत होगी मदद की, वो हम उसके लिए हाजिर होंगे। और उसमें हम ये भी चाहते हैं कि घर इन ऑर्डर हो, कंट्री इन ऑर्डर हो, मगर अगर फर्ज कर लीजिए अगर हुकूमत के पार्ट पे उसमें कोई कमी बेशी रह भी जाए तो भी जो है ना स्टिल हुब्बुल वतनी का तकाजा यही है कि हमने साथ चलना है। आप दोनों मेहमानों के मैं शुक्रगुजार हूँ, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। और कामरान मुर्तज़ा साहब ने इस वक्त बहुत अच्छी बात की है। वो कह रहे हैं कि सारे गिले शिकवे अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त मुल्क व कौम रियासत के साथ, अपने इदारों के साथ, हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। और इसी तरह की संजीदगी का मुजाहरा मुझे लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी करना चाहिए, क्योंकि ये मौका इस वक्त ऐसा नहीं है। साजिद तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। सर, भारत की तरफ से मुसलसल जंग के इशारे हो रहे हैं और पाकिस्तान भी जवाब देने के लिए तैयार है, तो इसी पर ही साजिद साहब आज जरा आपसे बात कर लेते हैं। अमरीकी हलकों में इस वक्त क्या खबरें हैं सर? कुछ करने जा रहा है भारत? साजिद साहब। जी जी बिल्कुल। आपको आवाज आ रही है? मेरी सवाल दोहरा दो। जी साजिद साहब, मैं आपसे पूछ ही रही थी कि जिस तरह से भारत की तरफ से हो रहा है, धमकियों पे धमकियां, गीदड़ भपकियों पे गीदड़ भपकियां आ रही हैं वहां से, तो सर अमरीकी हलकों में क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? क्या कुछ करने जा रहा है भारत? नहीं, देखिए, अमेरिकन जो है उन्होंने अपना जो बयानिया है, अपना उन्होंने पोजीशन क्लियर कर दी है। आपने देखा होगा जब ये हादसा हुआ था कश्मीर का, उस वक्त जेडी वांस जो थे भारत में मौजूद थे और उन्होंने बड़ा न्यूट्रल सा बयान दिया है। भारत के बयानिए को इस वक्त प्रूफ की जरूरत है और इंटरनेशनल कम्युनिटी ये चाहती है कि वो प्रूफ दें, बजाय कि वो ही सेड शी सेड और बिल्कुल बगैर किसी प्रूफ के किसी कंट्री को इस तरह ब्लेम करना। मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये बयानिया रिजेक्ट कर दिया है और अमेरिका ने कई दफा ये कहा है कि आप एक दूसरे से डायलॉग करें। दर हकीकत इस वक्त अमेरिका का स्टैंड ये है कि दुनिया के अंदर दो जंगें जो इस वक्त चल रही हैं, गाजा और यूक्रेन, मेरे ख्याल में वही इज टू मच फॉर द वर्ल्ड टू हैंडल, और उसमें एक तीसरा एक एलिमेंट जो है एशिया के अंदर शुरू हो जाए, बजाय ताइवान पे फोकस किया जाए। वो दर हकीकत एक नया तनाजा जो है वो ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी अफोर्ड नहीं कर सकती, अमेरिका भी ये नहीं चाहता कि उस रीजन के अंदर और मजीद जो है कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं, मजीद फ्रंट खुल जाएं। तो मेरे दर हकीकत इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी और अमेरिका जो है वो भारत को बता चुके हैं, या तो आप प्रूफ दें, पाकिस्तान के साथ डायलॉग करें। इस तरह ना सिर्फ आपको यूनाइटेड नेशन ने रिजेक्ट किया, IMF ने रिजेक्ट किया और इंटरनेशनल मीडिया ने रिजेक्ट किया, तो मेरे ख्याल में भारत जो है इस वक्त बैकफुट पर है। और भारत को भी पता है इस चीज का कि जंगें दोनों ममालिक के लिए बल्कि उस रीजन के लिए अच्छी नहीं है। उन्होंने जो इकानमी अपनी इंप्रूव की है वो सारी खराब होगी। पाकिस्तान जो है वो भी, उसकी इकानमी भी पहले से बहुत बेहतर है। तो मेरे ख्याल पे जंगे सोल्यूशन नहीं है। भारत को ये सोचना चाहिए दिस इज द ओनली वे मूव फॉरवर्ड। लेकिन सर वहां पर तो हम देख रहे हैं ना कि एक वॉर हिस्टेरिया मौजूद है। अब ये बताइए कि पाकिस्तान तो बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा वाजे कर चुका है, अपने पहले ही स्टेटमेंट में बता चुका है कि अगर आपने पानी रोकने की कोशिश की तो ये एक्ट ऑफ वॉर जो है वो तस्लीम किया जाएगा, ऐसा समझा जाएगा। अब वहां से बातें तो हो रही हैं पानी बार बार रोकने की, हम जानते भी हैं कि इतना जल्दी ये स्ट्रक्चर बनाना करना इतना आसान काम है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई कोशिश होती है तब भी पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है कि हम तबाह कर देंगे उस स्ट्रक्चर को अगर कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये जिंदगी मौत का मसला है सर पानी रोकने का। तो आलमी कुव्वतें इस सारे मामले को किस तरह से देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए, आलमी कुव्वतें इस वक्त एक तो भारत ने जो हिस्टेरिया क्रिएट कर रखा है, एक तो बिहार के अंदर इलेक्शन है, शायद ये उसके पीछे कोई अवामिल है, या फिर हर चौथे साल, और दूसरा इस वक्त अगर देखा जाए तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनकी भी पॉपुलैरिटी डिक्लाइन पर है। आज भी जो उनकी हुकूमत है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट है। पिछले इलेक्शन में अगर देखा जाए तो मोदी साहब ने अपने टारगेट अचीव नहीं किए थे। तो दर हकीकत
इस वक्त बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के, बल्कि इस चीज को पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी बिलखसूस अमेरिका इसको रिजेक्ट कर चुका है, यूरोपियन यूनियन इस चीज को रिजेक्ट कर चुकी है। और मेरे ख्याल में जो इस वक्त वहां पे माहौल है, मीडिया और पब्लिक जिस तरीके से नफरतें इंजेक्ट की गई माजी के अंदर, वो इस वक्त उनके सामने आ रही हैं। मेरे ख्याल में मोदी साहब के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि माजी के अंदर जिस तरह बताया जाता था, किया जाता था, इवन देन भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, कांग्रेस बिल्कुल ऑन द अदर साइड, कांग्रेस उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया था, उनको जमीन खा गई, आसमान निकल गया, क्या बात है आपके पास प्रूफ नहीं है और आपने सारे प्रूफ के बगैर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया है? तो सीरियस क्वेश्चन। और इस वक्त अगर भारत देखे तो ना सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, वो भारत घिरा हुआ है मसाइल के अंदर। और मेरे ख्याल में जो रिसेंटली आईएमएफ ने उनको जवाब दिया है कि दे आर नॉट विलिंग टू टेक द डिक्टेशन फ्रॉम देम, ये एक और डिप्लोमेटिक फेल्योर थी। भारत को ये समझना चाहिए कि जंगें सलूशन नहीं है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद द इकोनॉमी एंड ट्रेड विद ईच अदर, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। सही। और सर, पाकिस्तान ने बाकायदा फैसला किया है कि सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग दी जाए, तो अगर पाकिस्तान कहता है बुलाने की, इजलास बुलाने की दरखास्त करता है, तो फिर क्या रद्द अमल होगा इस पर अमेरिका का? अमेरिका बिलखसूस इस वक्त अमेरिका कैनॉट अफोर्ड के किसी भी चीज में, किसी में वो एक पार्टी बने। आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करती है। आपने देखा होगा उनके अपने पहले टर्म्स के अंदर भी वो आर्बिट्रेशन कश्मीर के हवाले से ऑफर करते रहे, जिसको भारत ने रिजेक्ट किया था। और इस दफा भी आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बयान दिया है कि ये बहुत पुराना झगड़ा है और जब तक आपस में डायलॉग नहीं करेंगे ये हल नहीं होगा। बिलखसूस इस वक्त अमेरिका के अंदर जो रद्द अमल है कि हर चौथे पांचवें साल इस तरह का वाकया होता है और फिर उसके ऊपर पॉलिटिकल माइलेज जो है वो ली जाती है। तो दर हकीकत अमेरिकन अवाम और दुनिया इस वक्त समझ रही है कि ये एक रूटीन बन चुकी है। इस रूटीन को खत्म होना चाहिए। मेरे ख्याल में दोनों कंट्रीज के लिए बेहतर होगा कि देखा जाए ट्रेड और तालीम पे, गुर्बत पे तवज्जो दी जाए। मेरे ख्याल में वो ज्यादा मुनासिब होगा, बजाय हर चौथे पांचवें साल आप जो है वो इस तरह का वाकया करके तो उसके ऊपर पॉलिटिकल माइलेज गेन करने की कोशिश करें। इट्स नॉट अ राइट थिंग एंड पीपल आर रिजेक्टिंग एट द सेम टाइम। जी बिल्कुल, उसका पूरा एक थ्रेड मौजूद है सर, जो कुछ करते रहे मोदी साहब इलेक्शंस करीब में, जब इलेक्शन करीब आए, जब उन्होंने जो कुछ किया। सर मुझे ये फरमाइए कि पाकिस्तान मुसलसल न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की ऑफर कर रहा है और दुनिया के कई सारे कंट्रीज हैं जो इस चीज़ को बाकायदा मान भी रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से किस किस्म का स्टांस लिया गया है। भारत की तरफ से लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है इस पर। अमरीका इसमें क्यों किरदार अदा नहीं कर रहा अपना? देखिए, अमेरिका ने बिल्कुल किरदार अदा किया है कि वो न्यूट्रल हैं बिल्कुल। और कई दफा उन्होंने इस चीज का इजहार किया है कि बगैर प्रूफ के आप जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं। जेडी वांस उस वक्त भारत के अंदर मौजूद थे, ये हादसा हुआ और उस पर उनका न्यूट्रल स्टेटमेंट जो है यही एक इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की स्टेटमेंट है कि जब तक आप प्रूफ सामने नहीं रखेंगे, आपके साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी आपका साथ नहीं देगी। दर हकीकत ये इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक फेल्योर है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का बयानिया जो है वो पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है, यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट किया है। आईएमएफ का जो रिजेक्शन करना था वो भी इसी चीज की कड़ी है कि वेस्टर्न दुनिया और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है ये कि जिस तरीके से भारत चाहता था कि उनको वन वे टिकट दिया जाए, उनको मजीद इस पे पाकिस्तान के ऊपर जुल्म करने की एक लाइसेंस दिया जाए, तो वो दुनिया ने नहीं दिया बगैर प्रूफ के। और देखें वो लोग, उनको जमीन खा गई है। वो कहाँ गए हैं जो लोग जिन्होंने ये हादसा किया था? तस्वीरें पता नहीं कहां से लगा दी गई हैं, जो कि मेरे ख्याल में वो किसी आपने जेडी वेंस का तस्करा किया सर, एब्सोल्युटली जिस वक्त ये सारा वाकया हुआ उस वक्त वो भारत का दौरा कर रहे थे, लेकिन उन्हीं की तरफ से एक 2 रोज पहले जो स्टेटमेंट दिया गया वो बड़ा हैरानकुन था। वो कह रहे हैं कि भारत ऐसा रद्द अमल ना दे जिससे खित्ते में जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो जाए। तो ये उन्होंने अमेरिका का स्टेटमेंट दिया या उनका ये जाती स्टेटमेंट था?
देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि वो भारत के दामाद हैं, लेकिन ये भी ये कहा जाएगा, लेकिन उनके उनके इस बयान को बड़े गलत तरीके से ट्रांसलेट किया गया है। देखिए, एक तस्वीर के दो रुख होते हैं, हमेशा आप जिस मर्जी तरीके से मरोड़ दें। इसका फायदा ये लिया गया है कि कोई सर्जिकल या इस तरह की, जिस तरह पहले की गई है उस तरह का किया जाए, छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर। लेकिन इस वक्त हालात बिल्कुल डिफरेंट है। इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी, मैं समझता हूं इस वक्त पाकिस्तान को मैं इसको प्रमोट तो नहीं करूंगा, जो कुछ हुआ है हादसा था, दहशतगर्दी का हादसा था, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। लेकिन इससे पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा फायदे हुए हैं, एक तो आज पाकिस्तानी अवाम यूनाइटेड है, पाकिस्तान की आर्मी तैयार हो चुकी है। जितने 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी ने प्रूव किया है कि वो एक ना सिर्फ डिफेंसिव बनके ऑफेंसिव करने की सलाहियत रखते हैं। आज अगर पिछला बालाकोट तरह का कोई तजर्बा किया गया तो उसके बड़े खतरनाक नतीजे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे ये फरमाइए, ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे और कहा जा रहा है कि इसके बाद फिर वो भारत का दौरा भी करेंगे। यकीनन वो दोनों मुल्कों के दरमियान एक सालिसी की कोशिश करेंगे, बेहतर माहौल करने में किरदार अदा करेंगे। आपको लगता है कि भारत कशीदगी से बाज आ जाएगा? मेरे ख्याल में टाइम गुजर चुका है। मेरे ख्याल है इस वक्त जंग एक ऑप्शन नहीं रहा उनके पास। MI6 की जो रिपोर्ट आई थी हमारे आर्मी चीफ साहब के हवाले से, उसने कई गुब्बारों में से हवा निकाल दी है। मेरे ख्याल में अब जंग या पहले बालाकोट जैसा तजर्बा नहीं किया जाएगा, डायलॉग से या किसी थर्ड पार्टी के साथ, चाहे सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, इन चीजों के जरिए हल ढूंढने की कोशिश की जाएगी। मेरे ख्याल में दिस इज माई ओन असेसमेंट, क्योंकि टाइम गुजर चुका है। लोग इस वक्त जी मेरे ख्याल में जंग का खतरा टल चुका है। आप खुद अमेरिका में मौजूद हैं तो मुझे इस बात का जरूर जवाब दीजिएगा सर। पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी कौम, पाकिस्तान के इदारे, हुकूमतें, मां सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सियासी जमातें सब एक पेज पर मौजूद हैं। सर, जो अमेरिका में पाकिस्तानी मौजूद हैं उनका कैसा मोराल है, वो क्या सोच रहे हैं इस पर? देखिए, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ भी डिवाइड हो चुकी है। आधी तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी है और चंद लोग जो हैं, जो यूट्यूब के साथ ज्यादा अटैच है, जिनकी ये इनकम है यूट्यूब, वो शायद इस वक्त भारतीय प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहे होंगे। लेकिन अमेरिका के अंदर भी मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इज यूनाइटेड, स्पेशली इन द पाकिस्तान काज, क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूं पाकिस्तान है तो हम हैं। और इसी तरह पाकिस्तानी, कई मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी दे एग्री विद मी। पाकिस्तान के साथ हर पाकिस्तानी का दिल धड़कता है, चाहे जो भी पॉलिटिकल ओपिनियन हो। PTI भी इस वक्त डिवाइडेड है सीरियसली। लेकिन एक सबसे बड़ा फायदा जो पाकिस्तान को इस हादसे की वजह से हुआ है कि पाकिस्तान आज यूनाइटेड है। पाकिस्तान, लोग अपनी पाकिस्तान के फौज के पीछे खड़े हैं, पाकिस्तान के झंडे के नीचे सारे जो है वो इस वक्त सारे। सर, मुझे ये फरमाइए, इस वक्त पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी होती है, हमारे सामने अफगानिस्तान का नाम आता है, वहां के दहशतगर्द अमरीकी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत की जानिब से भी कुछ इसी तरह का दावा हुआ है कि अफगानिस्तान से अमरीकी असलिया जो है वो पहलगाम में इस्तेमाल हुआ है। तो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी आलमी दुनिया के लिए खतरा बन रही है सारी साहब? बिल्कुल, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत सीरियस है अफगानिस्तान के हवाले से। अपनी कैंपेन के दौरान भी वो मुसलसल कहते रहे हैं हमने अपना असला वापस लेना है। पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप की आज जो नई फाउंडेशन है, नई जो पार्टनरशिप शुरू हो रही है, उसकी बेस यही है कि जो वहां पे असला ये छोड़ कर आए थे वो पूरे रीजन के लिए खतरा बन चुके हैं। और आज पाकिस्तान और अमेरिका जो है दोनों सेम पेज पर है और रिकग्नाइज करते हैं कि वो एक असला जो है पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करेगा। पाकिस्तान, आपने देखा होगा जाफर एक्सप्रेस का जो हादसा हुआ और जितने दूसरे KPK के अंदर जो हादसा हो रहे हैं, वो अमेरिकन असला जो कि बड़ा पावरफुल असला है वो इस्तेमाल हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान की इस वक्त अफवाज ये चाहती हैं, ये ख्वाहिश है और लेंगे, ये जरूर लेंगे, इस धमकी को खत्म किया जाएगा। और मैं समझता हूं भारत को भी इसमें साथ होना चाहिए कि क्योंकि उन्होंने देख लिया कि कश्मीर के अंदर भी अमेरिकन असला इस्तेमाल हो रहा था। पूरा रीजन इस वक्त जो है वो अफगानिस्तान को एक थ्रेट समझ रहा है। इस वजह से दहशतगर्दी के खतरात से दो चार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साजिद तारण में साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे सारी सूरत हाल को, अमेरिका किस तरह से देख रहा है उस पर बात हो रही थी। वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह जुमे को नाज़रीन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।